अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक पार्ट 1 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो लेक्चर अपलोड हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट नंबर 1, जिसमें मैंने ये समझाया कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप उसका थंबनेल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, तो फिर इस लेक्चर को समझिए। अगर कोई ये आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती हैं मैट्रिक्स की, तो आप ये लेक्चर इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। तो वो क्या है? वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऑर्डर फाइंड करने हैं। ठीक है, वो आपसे पूछते हैं कि मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है ए पार्ट। तो ए पार्ट में क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है ए पार्ट। तो ए पार्ट में अब उसने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा है। वो कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस किसे कहते हैं। मैं फिर एक बार रिवाइज कर देता हूं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, अब ए का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स क्या है? नंबर ऑफ रोज। अब इसमें रोज कौन सी हैं? रोज ये देखिए, हॉरिजॉन्टली, जो एलिमेंट हॉरिजॉन्टली अरेंज होते हैं उसे हम रोज कहते हैं। ठीक है, आपको पता ही है इस बात का, मैंने बताया भी है पिछली वीडियो में। तो ये देखिए, इसकी एक रो ये है। ठीक है, एक रो, और दूसरी रो ये है। तो कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स किसे कहते थे? जो एंट्रीज वर्टिकली अरेंज होती हैं। ठीक है, ये तो रोज हो गई। और इसके बाद ये देखिए, ये चीज, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम। जो वर्टिकली अरेंज है उसे कॉलम कहते हैं। वर्टिकली भी दो कॉलम्स आ रहे हैं, तो 2 ही इसके कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, 2 ही इसके कॉलम है। तो ये सिंपल यही आंसर लिखना है। क्वेश्चन पेपर में आएगा एक इसी तरह मैट्रिक्स दे देंगे और कहेंगे कि ऑर्डर फाइंड करो। आपने देखना है नंबर ऑफ रोज कितने हैं, फिर बाय लिखना है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं। तो ये आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके 1-2 पार्ट और कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो एफ वाला पार्ट है, अब वो देखते हैं कैसे करना है। वो एफ दिया हुआ है और ये देखिए इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अब इसका क्या मतलब है? अब अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैंने पढ़ाए थे। तो उसमें क्या था? रो मैट्रिक्स किसे कहते थे? रो मैट्रिक्स किसे कहते थे? रो मैट्रिक्स कहते थे जिसमें सिर्फ ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। तो इसमें रो कितनी है? एक ही है, एक ही एलिमेंट है। तो इसकी हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो सिर्फ एक ही रो है। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते थे? जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो ये एक ही कॉलम है। ठीक है, अब ऑर्डर पूछा है तो आपको बताया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ। ठीक है, सिंपल, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज कितनी है? एक ही रो है। कॉलम कितने हैं? एक ही कॉलम है। तो ऑर्डर क्या हुआ इसका? 1/1। ठीक है, सिंपल। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी हल होंगे। जो भी पूछा हो, नंबर ऑफ रोज देखनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं, और ये इस तरह आंसर लिख देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, अब आपको पिछली वीडियो में बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसमें मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं। तो उसमें मैं बता चुका हूं कि इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं। किसे कहते थे? ऐसे किसी भी 2 मैट्रिसेस को हम इक्वल तब कहते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके एलिमेंट सेम हो। मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें जो इसके एलिमेंट्स हैं वो है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, और एक और मैट्रिसेस है, कोमल लगा लेते हैं, बी। तो उसके भी सेम टू सेम यही एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। ठीक है,
सेम टू सेम यही एलिमेंट है ना। तो अब देखिए ये क्या ये इक्वल मैट्रिक्स हैं? जी हाँ, ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। कैसे? देखिए इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 ही कॉलम है, इसका ऑर्डर है 2/2। इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज 2 ही कॉलम और 2/2 इसका कॉलम। एक जो कंडीशन है इक्वल मैट्रिक्स की वो क्लियर हो गई कि इसका भी ऑर्डर सेम है और इसका भी ऑर्डर सेम है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। लेकिन दूसरी कंडीशन इक्वल मैट्रिक्स की क्या थी, वो है कि जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो। ये देखें इसके पहले नंबर पर 1 है तो इसके भी पहले नंबर पर 1 ही है, ठीक है, इसके 2 है तो इसके भी दूसरे नंबर पर 2 है, इसके 3 है तो इसके भी 3 है, इसके 4 है तो इसके भी 4 है, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, ठीक है। अब एलिमेंट्स, अब मैं एक और कंडीशन बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर ये 2 यहाँ ना होता, ठीक है, अगर यहाँ 2 यहाँ होता 1 यहाँ होता, अब देखिए ऑर्डर तो सेम है तो क्या ये कॉरस्पॉन्डेंस सेम है? आप कहेंगे इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, लेकिन नहीं, पहले के कॉरस्पॉन्डेंस पहला एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, पहले के यहाँ पर 1 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर 2 है, हालांकि एलिमेंट्स सेम ही है लेकिन पहले के कॉरस्पॉन्डेंस पहला होना चाहिए, दूसरे के कॉरस्पॉन्डेंस दूसरा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जब आएगा, यहाँ पर जब 2 आएगा तो तब ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है, कॉरस्पॉन्डेंस सेम होने चाहिए, 1 की जगह 1 हो, 2 की जगह 2 हो और ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, तो ठीक है। ये थे इक्वल मैट्रिसेस। अब क्वेश्चन को हल करते हैं कि क्या पूछा गया है इसमें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, ओके। अब देखिए इसका जो दिए हुए हैं इसमें बहुत सारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, वो पूछ रहा है कि वो मैट्रिक्स अलग करें जो एक दूसरे के इक्वल है। तो इक्वल की क्या कंडीशन बताई थी, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अब ए है, ठीक है, ए है तो ए का अब इसके अंदर ऑर्डर क्या है इसका 1/1, एक ही रो है एक ही कॉलम है और इसका एलिमेंट क्या है 3। अब बाकी जो गिवन मैट्रिसेस हैं आप में से उसमें से आपने देखना है कोई ऐसा मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ 3 आता हो और उसका भी 1/1 ही हो। तो अब आप गौर से देखेंगे, आप बुक पर देखिए जो सी है वो सी मैट्रिसेस क्या दिया गया है, वो देखें, वो मैट्रिसेस दिया है 5 - 2। अब आप कहेंगे कि सर ये तो इक्वल ही नहीं है, यहाँ तो 5 - 2 है, ये 3। हम इस तरह इसे मैट्रिक्स के अंदर सोल्व कर सकते हैं। अब सी को जब हल करेंगे तो सी किसके बराबर आ रहा है, सी 5 - 2 किसे कहते हैं 3 को, ठीक है। तो अब जरा गौर से देखिए, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, ऑर्डर क्या है, एक ही रो है एक ही कॉलम है, एक ही रो है एक ही कॉलम है इसके अंदर, ठीक है ना, एक ही रो है एक ही कॉलम है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ए सी के बराबर है? जी हाँ बिल्कुल, ए सी के बराबर है, ठीक है, सिंपल। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था इक्वल मैट्रिसेस का, यही क्वेश्चन दिए हुए हैं। बाकी मैट्रिसेस को भी आपने इसी तरह, ये आपको ज़्यादातर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक है। तो इसे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, इक्वल मैट्रिसेस जब भी पूछा जाए तो बताना है कि अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो तो ये इक्वल मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अब हम वो हल करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को जानते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। देखिए इसकी जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, ठीक है। उसने 2 इक्वल मैट्रिक्स दे दिए हैं, 2 इक्वल मैट्रिक्स की अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बात की, ऑर्डर सेम होगा और एलिमेंट सेम होंगे। ये इक्वल का साइन सेंटर में लगा ना, हमें इसी से पता चल जाना चाहिए कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो उसने फाइंड क्या है, ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये जो गिवन मैट्रिक्स के अंदर दिए गए हैं इनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो किस तरह से करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे और इक्वेशंस बनाकर सिंपल हल कर देंगे। मिसाल के तौर पर अब पहला जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो है a + c, तो ये किसके कॉरस्पॉन्डेंस है 0 के। तो क्या करेंगे, पहली इक्वेशन रख लेते हैं a + c = 0, ठीक है, a + c = 0, ये पहली कंडीशन रख दी। अब दूसरी देखिए a + 2b = -7, दूसरे को दूसरे के इक्वल रख लिया। इसी तरह इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल रख लेना है। तो तीसरी कंडीशन है c - 1 = 3, इसको इक्वल रख लिया इसके। अब चौथी कंडीशन है 4d - 6 = 2d, ठीक है।
अब जो है इनको क्वेश्चंस का नाम दे लें, इसका 1 रख लीजिए, इसको 2 क्वेश्चन का नाम रख लीजिए, इसका 3 रख लीजिए और इसका 4 रख लीजिए। ठीक है, बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन जब भी इस तरह आ जाए ना, इक्वल कोई ABC फाइंड करना है, तो जो कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको इक्वल रख ले, इक्वेशन का नाम दे लीजिए। ये सबसे पहला काम है और ये बेसिक है, जब भी ये इस तरह का फाइंड करने को कह दे। जरूरी नहीं कि वो यही रकमें दे, जो भी रकमें दी हो आपने उसको इस तरह कोरोस्पॉन्डिंग के इक्वल रख लेना है। ठीक है, अब ये देखिए 4 बन गई हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंस कर देता हूँ इस तरह। ठीक है, ये 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है। अब हमें सबसे पहले कौन सा फाइंड करना चाहिए? अब आप जरा गौर से देखिए, हम इसमें से क्या ए की वैल्यू मालूम कर सकते हैं? ए की वैल्यू कैसे मालूम कर सकते थे? अगर यहाँ कुछ होता तो हम उधर ले जाते और कहते कि ये इसके इक्वल है। ना हमें ए का पता है, ना हमें सी का पता है, तो फिलहाल हमें इसे नहीं हल कर सकते। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, तो क्या हम इसमें से हल कर सकते हैं? क्या बी की निकाल सकते हैं, ये ए की? ना हमें ए की पता है ना बी की। अगर दोनों में से किसी एक की भी पता होती तो पुट करके हम दूसरे की वैल्यू निकाल लेते, तो इसको भी हम फिलहाल हल नहीं कर सकते। अब तीसरी की तरफ जरा गौर से देखिए, ये c - 1 = 3, इसमें सिर्फ एक ही दिया हुआ है c। अब देखें इसमें कोई और चीज़ है जो अननोन है? कोई भी चीज़ नहीं है, बाकी सब गिवन है। तो अब हम c की वैल्यू यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो c = 3 + 1। ठीक है, अब ये देखिए -1 हो रहा था, ये इधर जाकर प्लस हो गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो ये c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखें c की वैल्यू तो आ गई। अब हम c की पहली इक्वेशन याद करें, ये देखें नजर आ रही है ना। तो अब हम हम c की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो a की वैल्यू हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो c की वैल्यू क्या आई है? 4। ठीक है, ठीक है, आपने प्रॉपर यहाँ पर लिखना है कि पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, फिर आपने ये हल करना है। ठीक है, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि ये इस तरह से होना है। ठीक है, तो आपने ये c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब a का आंसर क्या आ गया? a = ये प्लस हो रहा है तो इधर जाकर माइनस हो गया, तो a = आ गया -4। ठीक है, तो ये -4 आ गया, a की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। तो अब ज़रा दूसरी इक्वेशंस की तरफ चलते हैं। अब ये देखें इसमें क्या था, इसमें दोनों में से हम कौन सी चीज़ जान, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो क्या हम इसमें पुट करके b की निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। तो a की वैल्यू पुट कीजिए, तो a की वैल्यू आ गई -4 + 2b = -7। अब इसे किस तरह से हल करेंगे? 2b इस तरफ रह गया, -7 और +4। ठीक है, तो b = इसको जब हल किया, इसमें से क्या आंसर आएगा? -3 आंसर आएगा ना, क्योंकि 7 + 4 -3 आंसर आ गया। और ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये इस तरफ डिवाइड हो गया। ये आप अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो b का भी आंसर आ गया है, तो b क्या आ गया? -3/2। ठीक है, -3/2 b का आंसर आ गया। तो अब ये देखें चौथी इक्वेशन, क्या a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब d की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये देखें इसमें भी सिर्फ dd दिया हुआ है, तो हमें किसी भी दूसरी अननोन वैल्यू दी नहीं है, तो हम इजीली इसे भी फाइंड कर लेंगे। अब ये देखें ये 6 इधर माइनस हो रहा है, इसे उस तरफ ले जाते हैं और d एक तरफ ले आते हैं, तो 4d इस तरफ रहने दिया, ये इस तरफ आके माइनस हो गया -2d, तो ये 6 माइनस था तो ये उधर जाकर प्लस कर दिया। सिंपल है, ओके, समझ आ गई। अब ये देखिए क्या हो रहा है? माइनस, तो सिंपल माइनस कर दीजिए, 2d आंसर आ गया = 6। अब 2 को d कर, 2 1 2 2 3 bar 6, d की वैल्यू क्या आ गई? 3। ठीक है, तो ये देखिए गिवन क्या कहा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। निकाल दी, बहुत ईजी थी। a की वैल्यू भी निकल आई, b की भी आ गई, c की भी आ गई। अब आप देखना चाह रहे हैं कि वैल्यू सही निकली है। अगर आपके पास टाइम बचे तो आप इसमें ये वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ये देखें जब a -4 यहाँ रखा और ये 4 रखा, तो -4 और +4 कट गए तो जवाब आ गया 0। इसी तरह जब आप b की वैल्यू रखेंगे तो तब ये आंसर आ जाएगा, c की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, और d की रखेंगे तो ये 2d आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वल मैट्रिक्स साबित हो जाएंगे। ये बस अननोन वैल्यूज़ मालूम करनी थी, कर ली। तो यहाँ पर ये आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड में अगर इस एक्सरसाइज में से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है तो वो यही आता है। बाकी जो पहला और दूसरा क्वेश्चन हल किया वो ज़्यादातर MCQs में आता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आई है, कोई कन्फ्यूजन रह गई है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, तो आप वहाँ पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है,
इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।